हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश चंद्र उपाध्याय विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 के पहले अध्याय लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, इस पर चर्चा करेंगे। आज के हमारी इस कक्षा के चर्चा बिंदु हैं। सर्वप्रथम लोकतंत्र क्या है, तो हम बात करेंगे लोकतंत्र क्या है, ये कौन सी शासन व्यवस्था है। उसके बाद हमारा जो अगला चर्चा बिंदु होगा, लोकतंत्र की परिभाषा की क्या आवश्यकता है। लोकतंत्र को बेहतर हम तभी समझ पाएंगे जब हम सबसे पहले इसका अर्थ जानें और इसके बाद हम इसकी कुछ परिभाषाओं को देखेंगे और इसकी बेहतर परिभाषा क्या हो सकती है, तभी हम लोकतंत्र के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला चर्चा बिंदु है, लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा क्या हो सकती है। लोकतंत्र की एक ऐसी परिभाषा जिसके माध्यम से हम लोकतंत्र को बेहतर तरीके से समझ पाएं और यह जान पाएं कि पूरे विश्व में लोकतंत्र क्यों अपनाया जा रहा है। अगला हमारा चर्चा बिंदु होगा लोकतंत्र की कुछ अन्य परिभाषाओं की हम बात करेंगे। विभिन्न परिभाषाएं लोकतंत्र की किन विशेषताओं का वर्णन करती है, इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम अंत में जानेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला क्या है और लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं लोकतंत्र क्या है। तो आइए हम इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानते हैं लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र को जानने से पहले हमें कुछ शासन व्यवस्थाओं के बारे में जानना होगा। तो देखिए, शासन व्यवस्थाएं क्या होती हैं। शासन व्यवस्थाएं, पूरे विश्व में अनेक प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। उन शासन व्यवस्थाओं के मुख्यतया दो प्रकार होते हैं, एक होता है लोकतांत्रिक और दूसरा गैर लोकतांत्रिक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गैर लोकतांत्रिक। गैर लोकतांत्रिक जैसे कि राजतंत्र, निरंकुश तंत्र और सैनिक शासन आदि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं जो कि पहले बहुत अधिक प्रचलित थी। फिर धीरे धीरे पूरे संसार में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जिसमें लोकतंत्र है, यानी कि लोगों का तंत्र, जो सिस्टम, शासन का जो सिस्टम है उसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, लोगों की। इसीलिए इसे लोकतंत्र कहा जाता है, या जनता की भागीदारी होती है तो इसे जनतंत्र भी कहा जाता है। और ये जनतंत्र विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार का भी होता है। तो लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में विश्व में अधिकांशतया समानता होती है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, लोगों का शासन। तो यह जो अनिवार्य शर्त है लोकतंत्र की, यह लगभग विश्व की सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में विद्यमान होती है। कुछ उसमें उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे उदाहरण के रूप में पिनोशे के शासन से पहले और बाद का चिले। तो हम चिले राज्य की या चिले देश की यहाँ पर शासन व्यवस्था देखेंगे। वहाँ पर जो शासक था पिनोशे, उसका शासन जो था उससे पहले और उसके बाद में चिले में किस प्रकार से शासन व्यवस्था हुई थी। इसके साथ ही कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था समाप्त होने के बाद का पोलैंड। पोलैंड में जब कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था समाप्त हो गई तो पोलैंड में किस प्रकार से शासन व्यवस्था थी, इसके बारे में भी जानेंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण है एनक्रूमा की सरकार के शुरुआती दौर का घाना। घाना देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, इसको जब हम समझें तो इसके माध्यम से हम शासन व्यवस्थाओं को और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। और ये लोकतंत्र का झंडा पकड़े हुए देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोकतंत्र संसार में धीरे धीरे किस प्रकार से आगे बढ़ा, कैसे लोकतंत्र पुष्पित और पल्लवित हुआ, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो लोकतंत्र क्या है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो उसमें आती है वो है समानताएं, अर्थात समानता का व्यवहार।
तो अभी हमने इससे पहले देखिए ये जो शासन व्यवस्थाएं थी, जैसे कि चिले की शासन व्यवस्था, पोलैंड की शासन व्यवस्था या घाना की शासन व्यवस्था, इन शासन व्यवस्थाओं में हमने देखा कुछ समानताएं हैं। जैसे कि उक्त जो सभी सरकारें थी इनमें सरकारों में समानता है। कैसे समानता है? देखिए, लोकतांत्रिक सरकार की इनमें अनेक विशेषताएं भी विद्यमान हैं। तो इन विशेषताओं के आधार पर ही हम कहते हैं कि यह क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और संसार की जितनी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं होती हैं, पूरे विश्व में अनेक समानताएं होती हैं। कुछ हद तक कुछ असमानताएं हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश देशों में जब हम लोकतंत्र है कहते हैं तो वहाँ बहुत सारी समानताएं भी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको अखबारों की कुछ कतरनें दिखाई दे रही होंगी, अखबारों की कुछ कटिंग्स दिखाई दे रही होंगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए अफगानिस्तानी पार्लियामेंट के बारे में यहाँ एक लेख दिया गया है, और इसके साथ इस तरह की खबरें अखबारों में अक्सर छपती रहती हैं। और लोकतंत्र शब्द का प्रयोग क्या समान अर्थों में होता है? तो देखिए यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी दिख रहा है, यहाँ अलग घटना है, यहाँ पर अलग घटना है। तो इन घटनाओं के माध्यम से लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र की समानताएं और लोकतंत्र की असमानताएं यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पर भी ये देखिए, ये शासक आपको दिख रहे हैं, इनके एक सुरक्षा कर्मी हैं, हाथ में इनके गन है देखिए। तो ये भी लोकतांत्रिक सरकारें धीरे धीरे किस प्रकार से आगे बढ़ी उससे संबंधित चित्र है। तो इनके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो अभी हमने जाना लोकतंत्र में, हमने देखा विश्व के अधिकांश जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश हैं उन देशों में बहुत अधिक समानताएं होती हैं। लोकतंत्र की परिभाषा की आवश्यकता क्यों है, अब हम इस पर बात करते हैं। तो परिभाषा की आवश्यकता क्यों? देखिए, परिभाषा की आवश्यकता तभी होती है जब हम किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी महसूस करते हैं, अर्थात जिसको हम भली भांति नहीं समझ पाते हैं, उस शब्द की हमें फिर क्या होता है? परिभाषा की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, एक उदाहरण के रूप में अगर आपको हम बारिश के बारे में बताएं, बारिश की परिभाषा की आवश्यकता तभी होगी जब सबसे पहले हमें क्या होगा? बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो, तो तभी क्या हो सकता है? हमें बारिश की परिभाषा की आवश्यकता होती है। और अन्यथा हम क्या कह देंगे? बारिश हो रही है, ऊपर से बूंदें टपक रही है और बारिश हो रही है। लेकिन अगर हमें बताना है कि बारिश कैसी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, या मूसलाधार बारिश हो रही है, या कहीं पर बादल फट गया है, तो तब हमें बारिश की, वर्षा की परिभाषा की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र बहुत अधिक विविधता लिए हुए है, पूरे संसार में अलग अलग प्रकार का लोकतंत्र है। तो इसीलिए लोकतंत्र की परिभाषा की आवश्यकता होती है। नहीं तो सामान्यतया लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोक धन तंत्र, यानी कि लोगों का सिस्टम, लोगों का तंत्र, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें लोग भागीदारी करते हैं। अब देखिए, लोग जो है लोकतंत्र शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए भी करते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र के अलग अलग अर्थ होते हैं। और जो सरकारें होती हैं अलग अलग प्रकार की, ये भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं, भले ही वे लोकतांत्रिक हों अथवा न हों। अधिकांश सरकारें क्या कहती हैं? खुद को लोकतांत्रिक कहती हैं। तो इसीलिए इन सब कारणों से हमें लोकतंत्र की परिभाषा की आवश्यकता होती है। तो आइए लोकतंत्र की परिभाषा को जानने से पहले हम सबसे पहले इसका अर्थ जानें। तो डेमोक्रेसी क्या है? देखिए, अंग्रेजी में लोकतंत्र को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोगों का शासन। और इसका यही सही अर्थ भी है। एकमात्र अर्थ डेमोक्रेसी का क्या है? लोकतंत्र। और लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन। तो शाब्दिक अर्थ बहुत आसान है। अब इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की परिभाषा। तो देखिए, डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र की सही परिभाषा के लिए हमें सबसे पहले क्या होगा? उसका सही अर्थ समझना होगा। यहाँ तो शाब्दिक अर्थ दिया है लोगों का शासन, लेकिन केवल लोगों का शासन कह के ही हम लोकतंत्र को भली भांति नहीं समझ सकते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी जो ये शब्द था, ये यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना हुआ है। और यूनानी भाषा में डेमोक्रेसिया डेमोस और क्रेसिया से बनता है। तो डेमोस का अर्थ क्या होता है? डेमोस का अर्थ है लोग,
और क्रेशिया का अर्थ है शासन। तो देखिए कोई भी शासन तभी आगे बढ़ता है जब उसमें शासन का कोई ना कोई एक सिस्टम होता है। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा तरीका जो लोगों से मिलकर के बना हो, लोगों के द्वारा बनाया गया हो, तो ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर हमने बात की डेमोक्रेसी क्या है, इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में। तो आइए अब हम एक बहुत सुंदर परिभाषा देखते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। इन्होंने क्या कहा, देखिए ये बहुत ही प्रसिद्ध एक परिभाषा है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। इसका अर्थ है लोकतंत्र जनता का, मतलब ये जो शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसकी है? जनता की। और जनता के द्वारा, अर्थात इसमें जो चुनाव प्रक्रिया होती है किसके द्वारा होती है? जनता के द्वारा। तीसरा, इसमें शासन भी किसके लिए किया जाता है? नियम कानून जो बनाए जाते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं? जनता के लिए। तो इसमें तीनों चीजों में जनता यानी कि लोग सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। जो शासक होते हैं वो भी जनता में से ही होते हैं। और जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो भी किसके लिए होते हैं? जनता के लिए। तो इसीलिए लोकतंत्र की यह एक बहुत अच्छी परिभाषा मानी जाती है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई परिभाषा। यह एक सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है, लेकिन यह अंतिम परिभाषा नहीं हो सकती है। तो देखिए सर्वमान्य, बहुत सारे लोग इसको मानते हैं। इस परिभाषा में कहते हैं कि बहुत सारी चीजें, लोकतंत्र की बहुत विशेषताएं आ गई हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यही अंतिम परिभाषा है। इसके साथ इसमें बहुत सारी चीजें और भी जोड़ी जा सकती हैं। तो हमें सबसे पहले सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर हमने जनता पर, लोगों पर तो बहुत अधिक ध्यान दिया है, लेकिन कुछ अन्य चीजें भी हो सकती हैं और उन सभी पहलुओं पर हमें विचार भी करना होगा और फिर स्वयं सोचना होगा कि लोकतंत्र की सही परिभाषा क्या है। तो इसके अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग घटक हैं। उन सब पहलुओं पर जब हम एक एक करके जानेंगे तो तभी हम लोकतंत्र की एक बेहतर परिभाषा समझ सकते हैं, लोकतंत्र की पूरी विशेषता को समझ सकते हैं। तो देखिए अभी हमने बात की अब्राहम लिंकन की परिभाषा जो थी। अब हम लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा को देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए होता क्या है, लोकतंत्र का दावा करने वाली जो सरकारें होती हैं उनके बीच अनेक समानताएं और असमानताएं भी विद्यमान रहती हैं। कहते सब, सारी शासन व्यवस्थाएं अपने को क्या कहती हैं? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लेकिन अलग अलग देशों में क्या होता है, बहुत सारी समानताएं होती हैं और बहुत सारी असमानताएं होती हैं। तो देखिए लोकतंत्र क्या है? एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण विशेषता है लोकतंत्र की, शासकों का जो चुनाव होगा ये अनिवार्य रूप से लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसी शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? लोकतंत्र। अब देखिए ये जो उक्त परिभाषा अभी हमने बात की, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बीच अंतर कर देती है। अगर हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे लोकतांत्रिक देशों में और गैर लोकतांत्रिक देशों में बहुत अधिक विभिन्नताएं भी होती हैं, लेकिन एक जो हमने कहा शासकों का चुनाव जनता करती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके माध्यम से हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर सकते हैं। अब देखिए लोकतंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी भी सरकार को चुनने का जब अधिकार आम जनता के पास होगा, आम लोगों के पास होगा, तो तभी हम उस शासन व्यवस्था को क्या कह सकते हैं? लोकतंत्र कह सकते हैं। तो यह बात जब भी हम लोकतंत्र की परिभाषा की बात करें या लोकतंत्र के अर्थ की बात करें तो हमें अवश्य ध्यान में रखना होगा। पहली शर्त होगी सरकार को चुनने का अधिकार लोगों के पास होना अनिवार्य है। देखिए पुनः हम लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक म्यांमार का लोकतंत्र का उदाहरण हम देखते हैं। तो देखिए म्यांमार में सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। तो म्यांमार में कैसी शासन व्यवस्था है? सैनिक शासकों का वहां पर प्रभुत्व है, सैनिक शासन वहां पर है और इसमें चुनाव लोगों ने तो नहीं किया, लेकिन
जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे क्या हुआ, देश के शासक बन गए। तो म्यांमार में देश के शासक कौन बने, सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी थे। अब देखिए शासक के फैसलों में क्या होता है, लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शासन में किसका कब्जा था, सैनिकों का। और पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते हैं। वहाँ का एक तानाशाह है जो तानाशाही चलाता है, अपने अनुसार सारे नियम कानून चलाता है, उसका नाम है पिनोशे। तो इसका चुनाव लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र म्यांमार में स्थापित है। तो ये लोकतंत्र की एक अलग परिभाषा है, या लोकतंत्र का एक अलग प्रकार है। ऐसे ही कुछ स्थानों पर राजशाही होती है। राजशाही मतलब राजा का शासन, जहाँ पर शासन व्यवस्था वंशानुगत तरीके से चलती है, उसे कहते हैं राजशाही। तानाशाहों की भांति ही राजशाही भी होती है। अभी हमने बात की थी पिनोशे की, ऐसे ही राजशाही है। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है नेपाल के जो राजा हैं और सऊदी अरब के जो शाह हैं, यानी कि जो सर्वोच्च शासक हैं। देखिए अलग अलग नाम होते हैं। नेपाल में क्या है, राजा है। सऊदी अरब में जो सर्वोच्च व्यक्ति है उसका नाम क्या है, शाह। तो ये जो शासक हैं ये क्या है, लोगों द्वारा नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवारों में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। अर्थात उनके जो राज परिवार थे, उनके जो पूर्वज थे वो वहाँ के शासक थे, और वंशानुगत तरीके से इनको ये अधिकार मिल गया कि ये यहाँ के शासक बन गए। तो राजशाही, तानाशाही आदि में यहाँ चुनाव क्या होता है, लोग नहीं करते हैं। तो हमने अभी तक जो सरल परिभाषा की ओर आगे बढ़ रहे थे, हमने क्या जाना, यह जान लिया कि लोकतंत्र लोगों का शासन है, इसमें लोग भागीदारी करते हैं। लेकिन यदि हमने इसका प्रयोग बिना सोचे समझे कर लिया तो उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक सरकार कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं। तो ये अंतर समझना बहुत आवश्यक है। कुछ ऐसी भी सरकारें हैं जो चुनाव तो करवाती हैं। अब किस लिए चुनाव करवाती हैं, जो मुख्य शासक है उसके लिए करवाती हैं, या अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी आदि हैं उनका चुनाव करवाती हैं। तो इसको हमें ध्यान में रखना होगा। अगर हम केवल यह मान लें कि वहाँ किसी भी देश में चुनाव होते हैं, अब वो चुनाव किसके होते हैं, मुख्य शासक के होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, निष्पक्ष होते हैं कि नहीं, ये हमें ध्यान में रखना होगा। तभी हम यह निर्णय ले सकते हैं कि क्या वह सरकार लोकतांत्रिक है अथवा नहीं। अब देखिए हम समकालीन दुनिया की जब बात करते हैं तो दुनिया की जो सरकारें हैं वो सभी अपने को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती हैं, क्योंकि समकालीन दुनिया में वर्तमान समय में लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं उनको बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, जैसे कि एक दूसरे देशों से आयात निर्यात, व्यापार आदि बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो इसीलिए सभी सरकारें क्या चाहती हैं कि वो खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती हैं, चाहे वह लोकतांत्रिक हों अथवा ना हो। लेकिन ये सरकारें क्या चाहती हैं कि हमें लोकतांत्रिक माना जाए और लोकतंत्र के जो लाभ हैं वो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को मिले। इसलिए हर प्रकार की सरकार चाहती है कि हमें लोकतांत्रिक कहा जाए। लेकिन वास्तविक लोकतंत्र क्या है, आइए हम इसकी ओर बढ़ते हैं। तो देखिए वास्तविक लोकतंत्र को हम तभी जान पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें। अभी हमने लोकतंत्र की परिभाषा के संबंध में बहुत सारी बातें यहाँ पर की, तो उन शब्दों को हमें समझना होगा और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को भी भली भांति जानना होगा, तभी हम वास्तविक लोकतंत्र को पहचान पाएंगे। अगर हम सरसरी तौर पर देखें तो अधिकांश सरकारें हमें क्या लगेंगी, लोकतांत्रिक, लेकिन वास्तव में वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है अथवा नहीं है। तो इसके लिए हम एक एक शब्द को जानेंगे और साथ ही उसकी जो विशेषताएं हैं एक एक विशेषता को भली भांति जान पाएंगे। तो तभी हमें पता चलेगा कि वास्तविक लोकतंत्र है अथवा नहीं। साथ ही हमें यह भी जानना होगा कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो परिभाषा के एक एक शब्द को जानने के साथ ही हम लोकतंत्र की सारी विशेषताओं को भी अच्छे से जानेंगे। तो देखिए वास्तविक लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र में सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा, और इसी के आधार पर हम जान पाएंगे कि क्या इस देश में लोकतंत्र वास्तविक है अथवा नहीं। तो आइए यहाँ पर देखिए लोकतंत्र की सरल परिभाषा की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो बातें हमने जानी, क्या
हम क्या समझे अब तक और हम कहाँ पहुँचे, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक किसी व्यक्ति का यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है। रिबियांग स्कूल से घर गई, एक बालिका है उसका नाम है रिबियांग। वह स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। जैसे कि हमने शुरू में अखबार की कटिंग देखी थी, इसी प्रकार से उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की जो प्रसिद्ध व्यक्तियों के जो कथन थे, जो उनके द्वारा कहा गया था, उसको एकत्रित किया। इस बार उसने उन उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। जिन व्यक्तियों ने कहा था वो उसने नहीं लिखा, लेकिन क्या लिखा है वो अवश्य उसने नोट किया। वह चाहती है कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि ये उक्तियां कितनी अच्छी या उपयोगी है। तो लोकतंत्र के संबंध में तो देखिए किसी ने लिखा था, लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। तो इसका अर्थ क्या है, यानी कि कोई व्यक्ति स्वयं अपना शोषण करेगा। तो यह बात क्या सही है? अपना शोषक बनने का अधिकार नहीं देता। लोकतंत्र क्या करता है कि हर किसी को समानता का अधिकार देता है। दूसरा है, लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, तो और उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। तो देखिए, तो ये भी सही अर्थ नहीं है। कोई भी लोकतंत्र में ये नहीं चाहता कि वो तानाशाह का चुनाव करे, बल्कि किसका चुनाव करे? एक ऐसा शासक जो सबके लिए समान नियम कानून बनाए। एक कथन और है, देखिए, व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। तो देखिए, व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, यानी कि अगर लोग न्याय चाहते हैं तो लोकतंत्र ही इसको संभव बनाता है, ये तो सही है। लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में अन्याय किसी भी व्यक्ति के प्रति नहीं होता है, ये जरूरी नहीं होता है। अगला देखिए, लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। तो ये कथन भी देखिए पूर्णतया सही नहीं है। हम जैसी सरकार के लायक हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, एक आम इंसान क्या है, उसके पास ऐसी सरकार होनी चाहिए जो हर प्रकार से सबके साथ समानता का व्यवहार करे और सभी व्यक्तियों को समान भाव से देखे, उन्हें समान अधिकार दे। तो लोग लायक क्या होते हैं? लोग तो हर प्रकार से लायक हैं। शासन जो है अच्छा होना चाहिए, तो वैसी सरकार हम पर शासन करे जैसे लायक है, यह कथन सही नहीं है, बल्कि शासन ऐसी सरकार करे जो कि सभी के साथ समानता का व्यवहार करे। एक कथन अंतिम है, देखिए, लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। तो इसको बहुत गहरे से समझने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है, लोकतंत्र में अगर कुछ बुराइयां भी हैं, तो अगर हम लोकतंत्र को ही सुधार दें और अधिक अच्छा लोकतंत्र हो तो तभी उनकी कमियों को दूर कर सकते हैं, न कि हम इसकी जगह तानाशाही या राजशाही ले आए। उससे लोकतंत्र की बुराइयां समाप्त नहीं होंगी। यदि लोकतंत्र में कोई बुराइयां हैं तो उनको हमें धीरे धीरे लोकतंत्र के माध्यम से ही दूर करना होगा। अब देखिए, कुछ लोकतंत्र की विशेषताओं की हम बात करते हैं। तो देखिए, सरल परिभाषा के साथ हमने शुरुआत की थी कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। तो यहाँ पर इससे अनेक सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। तो क्या सवाल होते हैं? देखिए, इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा, किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों का चुना हुआ होना आवश्यक है, ये हमें जानना आवश्यक होगा। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। तो देखिए, कहीं कहीं पर लोकतंत्र में कुछ अधिकारी जो होते हैं वो चुने हुए नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो फैसले लेते हैं। तो किसके पास क्या अधिकार हैं, इस हमें यह जानना भी आवश्यक है। और शासक कौन है और अधिकारियों को क्या क्या अधिकार दिए हैं, शासकों के क्या अधिकार हैं, ये हमें जानना आवश्यक है। इसके साथ ही किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, यह जानना भी आवश्यक है। और चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है, यह भी हमें जानना आवश्यक है। तभी हम लोकतंत्र की विशेषताओं को समझ सकते हैं। अगला बिंदु, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। तो ये भी हम देखेंगे। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक को बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है, और क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित
करती है। तो जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो जब शासकों का चुनाव होता है तो सभी व्यक्तियों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। कुछ देश ऐसे भी होते हैं जहां पर लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है। तो आगे हम इसी अध्याय में जानेंगे कि किस प्रकार से लोगों को वंचित किया जाता है और सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? तो अभी तक हमने यही जाना कि लोकतंत्र में जो शासक है अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते, बल्कि फैसलों में लोगों को भी सम्मिलित करना होता है। या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है। अर्थात लोकतांत्रिक सरकारों में जो शासक होते हैं उन्हें कुछ नियमों और शर्तों का भी पालन करना आवश्यक है अथवा नहीं। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के अधिकारों का आदर करना चाहिए? तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो लोकतंत्र की विशेषताएं बताती हैं। अगर ये सारी बातें सम्मिलित हैं किसी लोकतंत्र में तो तभी हम कह सकते हैं कि यह एक बेहतर लोकतंत्र है। तो देखिए, लोकतंत्र की विशेषताओं में हम एक सीरिया का उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक चित्र दिया गया है, देखिए ये सीरिया का एक उदाहरण है। इस चित्र में सीरिया में अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो देखिए यहाँ एक महिला जिसके हाथ में एक तराजू है, न्याय का तराजू, सभी को जो समान मान रही है। ये लोकतंत्र, देखिए इसका किस चीज़ का मुकुट है? डेमोक्रेसी का एक मुकुट पहना है, अर्थात ये लोकतंत्र की देवी है और ये कहीं प्रवेश करना चाह रही है। और ये सीरिया जो है क्या है? पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है। और यहाँ के जो शासक हैं बाथ पार्टी, पार्टी कौन सी है? बाथ पार्टी, और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियां ही देश की राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकती हैं। तो यहाँ ये देखिए शासक क्या कह रहा है खिड़की से, जब तक बाथ पार्टी की सदस्यता का फॉर्म भरकर आप उसकी सदस्य नहीं बनेंगी अंदर नहीं आ सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ नियमों में बांध दिया गया सारी चीज़ों को। आप भीतर तभी प्रवेश करेंगे, ताला लगा हुआ है यहाँ देखिए। पहले आपको क्या होगा? ये फॉर्म भरना होगा, सदस्यता का फॉर्म। और ये क्या है? लोकतंत्र की देवी, इनको प्रवेश करने यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है सीरिया में। अर्थात यहाँ पर कुछ शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं, इन शर्तों को पूरा करेंगे तभी आप इस देश में प्रवेश कर सकते हैं। तो बताइए, क्या इस कार्टून को चीन और मेक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है? तो चीन में और मेक्सिको में इसी प्रकार के कुछ बंदिशें हैं, जैसे याहू, गूगल आदि में बंदिशें लगा दी गई चीन की सरकार द्वारा। तो ऐसी बंदिशें क्या अन्य देशों में भी होती हैं? और क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की बंदिशें लोकतंत्र में होनी चाहिए? तो आप इसके बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से अवश्य चर्चा कीजिएगा। इस कार्टून में लोकतंत्र के माथे पर पत्तों से बने ताज का क्या महत्व है? तो देखिए ये पत्तों से ताज बना हुआ है, अर्थात ये किस चीज का प्रतीक है? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो ये जो महिला है ये क्या है? लोकतंत्र के रूप में, यानी कि अच्छी चीजें सीरिया में प्रवेश कराना चाहते हैं। यहाँ पर अच्छी बातें, लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं उनको यहाँ पर लागू कराना चाहती हैं। लेकिन यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, जो यहाँ की बाथ पार्टी है, वो अपनी शर्तें पहले से ही निर्धारित कर दे रही है। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। तो जब हम लोकतंत्र की विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो वहां पर जब चुनाव होता है वो स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। स्वतंत्र अर्थात सभी को स्वतंत्रता हो और किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो एक उदाहरण देखिए, चीन की संसद को कवांगुओ रैममिन दाइवियाओ दाहुई यानी कि राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। और चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। जैसे भारतवर्ष में 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, ऐसे ही चीन में भी चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। और ये संसद किसको नियुक्त करती है? देश के राष्ट्रपति को। और इसमें पूरे चीन से करीब 3 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है, तो सभी लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को क्या होना पड़ता है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। और साथ ही देखिए 2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। अर्थात चुनाव को क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। और सरकार वहां पर क्या होती है? सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो ये कि चीन में याद रखिएगा, केवल कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार वहां पर लगातार बन रही थी।
अब आइए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बारे में एक कार्टून यहाँ पर देखते हैं। उसकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जैसे कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे जो लोग हैं जीत हार के उनके लिए क्या हो, समान अवसर हो। तो यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है, देखिए ये उदाहरण किसका है, लातिनी अमेरिका के संदर्भ में है और ये किससे संबंधित है, लोकतंत्र से। तो इसमें लोकतंत्र की दशा के संबंध में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, तो लातिनी अमेरिका में क्या हुआ, यहाँ पर जो आप देखिए एक सैनिक है ये, और इसने क्या कर रखा है, लोकतंत्र को बंधक बना रखा है। इसके हाथ में बंदूक है और ये लोकतंत्र क्या है, एक डब्बे में ये बंद करना चाह रहा है और लोकतंत्र के जो अधिकार आदि होते हैं उनको ये सीमित कर रहे हैं। तो ये लातिन अमेरिका के संदर्भ में था और ऐसा ही पाकिस्तान पर भी यह उदाहरण फिट बैठता है। आपको पता होगा बहुत बार वहां पर सैनिक शासकों का कब्जा हुआ था। तो साथ ही कुछ अन्य देश भी हैं, तो उन देशों का आप पता लगाइएगा कि किन देशों में यह कार्टून लागू हो सकता है और क्या कभी हमारे देश में भी ऐसा हुआ है या कभी होता है। तो शायद आपको पता होगा हमारे देश में, भारत में इस प्रकार से सैनिक शासन आज तक कभी नहीं हुआ है। यहाँ लोकतंत्र को बंधक नहीं बनाया जाता है। तो हमारे देश के संबंध में यह स्थिति नहीं होती है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों में इसी प्रकार की स्थिति होती है, लोकतंत्र को बंधक बना लिया जाता है। तो ये जो कार्टून था अभी हमने देखा था लातिन अमेरिका के कामकाज के संबंध में था। अब यहाँ पर एक पुनः कार्टून है लातिनी अमेरिका में लोकतंत्र के कामकाज से संबंधित। तो यहाँ पर देखिए ये आपको क्या दिख रही है, सिक्कों की थैलियाँ, ये सिक्के गिरे हुए भी दिख रहे होंगे आपको, और इनके माध्यम से देखिए इन सिक्कों की थैलियों का क्या मतलब है, राजनीति में थैली शाहों की भूमिका। अभी हमने कहा था जैसे सैनिक शासन होता है, तानाशाह होते हैं, राजशाह होते हैं, ऐसे ही कुछ थैली शाह, नया शब्द है थैली शाह, अर्थात जिनके पास बहुत अधिक पैसा है। तो इन लोगों को क्या कहा गया, थैली शाह। और इसके माध्यम से, इन थैलियों के माध्यम से इन्होंने क्या कर दिया, लोकतंत्र का गठन कर दिया। लोकतंत्र तो कहा इसे, लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक पैसे का बोलबाला था। तो ये कार्टून दिखाता है। तो क्या ये कार्टून भारत पर भी लागू किया जा सकता है, क्या यहाँ पर भी पैसे का कहीं पर बोलबाला होता है हमारे लोकतंत्र में। तो इस पर आप अवश्य चर्चा कीजिएगा और बताइएगा कि क्या भारत में यह कार्टून लागू हो सकता है। तो ये सिक्कों की थैलियों का क्या मतलब था यहाँ पर, अर्थात जिसके पास बहुत अधिक धन है वो क्या हो जाता था, नियम कानून बनाने में सम्मिलित हो जाता था। तो हमारे देश में ऐसा होता है अथवा नहीं, तो हमारे देश में ऐसा बहुत कम होता है। अगर आपको लगता कोई उदाहरण है तो आप अवश्य उसके बारे में चर्चा कीजिएगा। तो इस प्रकार से चुनाव जो है स्वतंत्र भी होना चाहिए और निष्पक्ष भी होना चाहिए, उसमें पैसे का बोलबाला ना हो और किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जाना आज लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, लोकतंत्र की एक बेहतर परिभाषा क्या हो सकती है और लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो आइए अब हम एक बार देखते हैं अभी तक हमने क्या सीखा। कुछ यहाँ पर आपके सम्मुख मूल्यांकन प्रश्न हैं, आप इस पर अवश्य चिंतन मनन कीजिए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो पहला प्रश्न है, पोलैंड में लोकतंत्र से पूर्व कौन सी शासन व्यवस्था थी। तो अभी हमने पोलैंड का उदाहरण यहाँ पर देखा था, तो बताइए इसका क्या उत्तर है। इसका सही उत्तर है कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था। तो पोलैंड में पहले क्या थी, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था। तो अगला मूल्यांकन का प्रश्न आपके सम्मुख, लोकतंत्र की परिभाषा, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, यह एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है और सर्वमान्य परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसने दी थी, तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो बताइए इसका क्या उत्तर है। इसका सही उत्तर है अब्राहम लिंकन, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो अगला मूल्यांकन का प्रश्न आपके लिए, पाकिस्तान में 1999 में परवेज मुशर्रफ ने सत्ता किस प्रकार से हथियाई। तो अभी हमने शासन के बहुत सारे यहाँ पर प्रकार देखे, जैसे कि राजशाही, तानाशाही, सैनिक शासन। तो उसी में से एक उदाहरण हमने देखा था। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा। इसका सही उत्तर है सैनिक तख्ता पलट के द्वारा, अर्थात वहाँ पर जो तख्त में जो विद्यमान थे उनका तख्ता पलट दिया गया और स्वयं सत्ता पर काबिज हो गए। तो अगला मूल्यांकन प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लातिन अमेरिका के सैनिक शासन की किस देश से तुलना की जा सकती है। तो देखिए इसका सही उत्तर किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ। अभी हमने वहाँ पर एक शासक को देखा था जो हाथ में बंदूक लिए हुए है और जिसने लोकतंत्र को कब्जे में ले रखा है। तो लातिनी अमेरिका का उदाहरण पाकिस्तान के साथ भी फिट बैठता है।
तो आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की, पहला बिंदु था लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले हमने इसके बारे में जाना। इसके बाद हमने जाना लोकतंत्र की एक बेहतर परिभाषा की आवश्यकता क्यों होती है। और अगला जो हमारा चर्चा बिंदु था, लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा क्या हो सकती है और इस परिभाषा में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक जाना। अगला जो बिंदु था, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती हैं, इन विशेषताओं के बारे में हमने जाना और इसके आधार पर हमने यह भी जाना कि लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र है अथवा नहीं, इसको हम उसकी विशेषताओं के माध्यम से ही समझ सकते हैं। और अंत में हमने जाना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होते हैं और इसकी लोकतंत्र में क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ गृह कार्य के प्रश्न हैं। तो पहला जो प्रश्न है, लोकतंत्र दूसरी शासन व्यवस्थाओं से किस प्रकार से बेहतर है, इस पर आप टिप्पणी कीजिएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। अगला जो आपके लिए मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न है, आपको क्यों लगता है कि लोकतंत्र की परिभाषा से पूर्व हमें उसका विस्तृत अर्थ जानना चाहिए, उसकी जो परिभाषा है उसके एक एक शब्द को जानना चाहिए, यह क्यों आवश्यक है, और इसके संबंध में आप अपने आसपास का उदाहरण भी अवश्य देंगे। तो इसका आप उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके साथ ही अगला जो मूल्यांकन प्रश्न है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। अभी हमने बहुत सारी विशेषताओं पर चर्चा की, तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं आप बताएंगे और प्रत्येक विशेषता की आप विस्तृत व्याख्या भी करेंगे कि यह विशेषता लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है। और अगला जो मूल्यांकन प्रश्न है आपके लिए, लोकतंत्र और अन्य शासन व्यवस्थाओं का आप एक तुलनात्मक चार्ट तैयार करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में, जिसके माध्यम से आप बताएंगे जो अन्य शासन व्यवस्थाएं थी उनसे लोकतंत्र किस प्रकार से बेहतर है। तो आज हमने जाना लोकतंत्र क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले भाग में जानेंगे लोकतंत्र की कुछ अन्य परिभाषाएं और लोकतंत्र की कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में। शुरू से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।